हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूँ। क्या आपको पता है वर्ल्ड टॉप फॉरेस्ट कवर एरिया में या कहें कंट्रीज में भारत का स्थान 10वां है। वहीं केवल 3 देशों को छोड़ दिया जाए जिसमें कॉन्गो, इंडोनेशिया, पेरू को छोड़ करके बाकी बचे जो 7 देश हैं वो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत से बड़े हैं। वहीं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग भारत को अपने लगभग पूरे लैंड का 33% ग्रीनेस्ट बनाना है। अगर ऐसा सक्सेसफुल हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो भारत जल्दी 10वें स्थान से 8वें स्थान पर पहुंच जाएगा। मगर इस सब की रफ्तार बहुत धीमी है क्योंकि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग भारत का जो ग्रीनेस्ट एरिया केवल हम उसे 25% या कहें 25% भाग को ही कवर कर पाए हैं और ये रफ्तार इतनी धीमी है कि हमें नहीं लगता ये गोल जल्दी से अचीव हो पाएगा। वहीं 25% वाले एरिया की भी अगर बात की जाए तो उसमें लगभग फॉरेस्ट कवर एरिया है जो लगभग 21.67 है। वहीं बात करें अदर ट्री वाले एरिया की, अदर ग्रीन वाले एरिया की, तो वो लगभग 3% के करीब है, जिसे अभी हमें 33% तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। वहीं हमें ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। अगर यहाँ जंगल वाले एरिया की बात की जाए तो लगभग 25% एरिया पर हमें जंगल देखने के लिए मिल जाएगा। और बात करें कि ये देश में स्क्वायर वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देश में सबसे बड़ा राज्य है जहाँ पर इतने सारे जंगल मौजूद हैं। अब इसमें ये ना मान लें कि ये जंगलों को बचाने की जो कारण रहा उसमें हम छुपे हैं। इसका कारण है जब भी हम मध्य प्रदेश की चारों दिशाओं पर नजर डालेंगे तो हमें पर्वत और पहाड़ देखने के लिए मिल जाएगा और उन जंगलों में रहने वाले जनजातीय लोग देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनकी वजह से इन जंगल का संरक्षण हम आज कर पाए हैं। वहीं अगर हम बक्सवा के जंगल आपको लेकर के चलें तो रास्ते में आपको तेंदुए, चिकारा, जंगली सुअर, नीलगाय, रीछ, भालू इत्यादि जानवरों से भी मुलाकात जरूर हो जाएगी। और वहीं जब हम उनके जो पादप या कहें पेड़ पौधों की बात करें तो यहाँ पर आपको अर्जुन, सागौन, बरगद, पीपल, तेंदू पेड़ भी देखने के लिए। अब सवाल यही है कि हम इतना जान क्यों रहे हैं। उसका कारण है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बक्सवा जंगलों में एक हीरे की खदान पाई गई है, जहां यह अनुमान लगाया गया है कि यह खदान एशिया और साथ ही साथ भारत की सबसे बड़ी खदान होगी, जहां लगभग 3.5 करोड़ कैरेट की मात्रा में हमें हीरे का भंडार प्राप्त होगा। और अगर इसे कीमत का अनुमान लगाया जाए, कीमत में आंका जाए तो लगभग ये 60,000 करोड़ की कीमत के हीरे होंगे। वहीं इसे देखें कि इतना बजट 60,000 की जो कीमत है उसे दिल्ली के बजट से कंपेयर करें तो लगभग ये समान ही। मगर अब जो सवाल हमारे सामने आता है, लगभग 3,500 करोड़ कैरेट हीरे को प्राप्त करने के लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, उसे कुछ पॉइंटों में जानते हैं। पहला पॉइंट है लगभग 2,15,000 पेड़ों की हमें कटाई करनी पड़ेगी। दूसरे पॉइंट की बात करें, लगभग 382 हेक्टेयर जमीन को हमें नष्ट करना पड़ेगा या कहीं जंगलों को नष्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, चाहे वहाँ पेड़ों की प्रजाति हो या कहीं जीव जंतु हो, उनको भी कहीं ना कहीं हम नष्ट कर देंगे या खो देंगे। वहीं तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो वहाँ का इकोसिस्टम प्रभावित हो जाएगा, चाहे वहाँ की जमीन हो, चाहे वहाँ के पानी हो, नदी नाले हो, वायु हो, वो सभी प्रभावित होगी। और चौथे पॉइंट की ओर चले तो हमें पता चलेगा कि लगभग 7 से 8,000 लोगों की आजीविका प्रभावित होगी जो पूरी तरीके से इन जंगलों पर निर्भर है। फिर 5वें पॉइंट की ओर बढ़े तो पानी, क्योंकि ये बुंदेलखंड वाला एरिया है और इस बुंदेलखंड वाले एरिया से ही इस क्षेत्र के लोगों को पानी मिलता है। वहीं देखें पहले से ही ये क्षेत्र जो है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है सूखे से प्रभावित है। यहाँ पर बुंदेलखंड को भी जरा जान लें। जो बुंदेलखंड वाला रीजन है वो यूपी और हमारे मध्य प्रदेश में पड़ता है। जहाँ यूपी में इसमें 6 जिले आते हैं, वहीं मध्य प्रदेश में इसे 7 जिलों को शामिल किया जाता है। इस पूरे ही रीजन को हम बुंदेलखंड कहते हैं। फिर यहीं इन जंगलों की बात की जाए तो बक्सवा जो जंगल है इसी रीजन में पड़ते हैं। तो यहाँ पर पहले से ही सूखाग्रस्त क्षेत्र है तो पानी की और समस्या होगी। और जब हम हीरे की माइनिंग करेंगे या उन्हें जमीन से निकालेंगे तो उसमें बहुत सारा पानी लगता है, तो कहीं ना कहीं हम पानी के रिसोर्सेज को भी प्रभावित कर देंगे। अब बात
बात करें अगले पॉइंट की, तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज भी प्रभावित होगा, या कहें क्लाइमेट चेंज भी होगा, जलवायु परिवर्तन का भी सामना हमें देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सूखा, वर्षा ना होना, इन सभी चीज़ों से हमें जूझना पड़ेगा। फिर हम 7वें पॉइंट को देखें तो लगभग जो हमारे जो पेड़ हैं वो हमारे लिए कार्बन सिंक का काम करते हैं। कार्बन सिंक का मतलब ये हुआ जो वायुमंडल में फैली गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उनको सोखने का काम करती है और हमें स्वच्छ या कहें एक अच्छी वायु प्रदान करती है, ऑक्सीजन प्रदान करती है। वो कार्बन सिंक को भी हम कहीं ना कहीं नष्ट कर देंगे। फिर अगले पॉइंट की बात करें, जो हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। अगर वो कटाव हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो पूरी जमीन आने वाले समय में बंजर हो सकती है। तो इतनी भारी कीमत हमें इन हीरो के लिए चुकानी। अब इतने सारे पॉइंटों को जानने के बाद हमें ये तो अवश्य ही पता चल गया कि केवल इससे ना हमारा जीवन प्रभावित होने वाला, बल्कि हम प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके एक उदाहरण को एमपी से ही समझते हैं कि 2021 के अप्रैल में एमपी में एक घटना हुई जहां पर रायसेना जिले से एक व्यक्ति ने 2 पेड़ों को काट दिया। वो पेड़ थे सागौन के पेड़, और वन अधिकारियों ने उसके ऊपर 1 करोड़ 2 लाख का जुर्माना लगा दिया 2 पेड़ के बदले। उस 2 पेड़ की कटाई के बदले 1 करोड़ 2 लाख का जुर्माना लगाया गया, और ये कहा गया जुर्माना लगाते समय कि जो एक पेड़ है, ये सागौन का पेड़ है, एक पेड़ जो है वो लगभग 50 सालों में हमें 52 लाख का लाभ देता है, चाहे वो ऑक्सीजन प्रोवाइडर के रूप में हो, चाहे हमारे प्योरीफायर के रूप में हो, चाहे कार्बन सिंक के रूप में हो, चाहे वो मिट्टी के कटाव को रोकने के रूप में हो, या कहीं हमें ईंधन या कहीं हमें लकड़ियाँ प्रोवाइड करने के रूप में हो। तो इतने सारे लाभ हमें एक पेड़ देता है। वहीं जब हम देखें जो 2,15,000 पेड़ काटे जाने हैं, उसमें से लगभग 40,000 पेड़, जो पेड़ों का राजा कहा जाता है, सागौन ही है। तो आप समझ सकते हैं कितनी भारी रकम हमें हीरो के बदले चुकानी पड़ेगी। अब जरा ये जान ले कि आखिर ये बक्सवा क्षेत्र से जुड़े या बक्सवा जंगलों की कहानी शुरू कहाँ से होती है। तो लगभग 2004-05 में ऑस्ट्रेलियाई बेस्ड रियो टिंटो एक्सप्लोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का इस बक्सवा के जंगल में आगमन होता है। वहीं 2007-08 में पता चलता है कि बंदर डायमंड ब्लॉक नामक एक ब्लॉक पाया गया है, जहां पर 3.5 करोड़ कैरेट के हीरे दबे होने का अनुमान। मगर जैसे ही आम जन को पता चलता है कि लगभग इस क्षेत्र में हीरो के लिए 5 लाख पेड़ों की कटाई होगी, 5 लाख बोला है, ये अनुमान था कि पहले 5 लाख पेड़ काटे जाएंगे, मगर अब क्या है 2,15,000 पेड़ों की कटाई होगी। जैसे ही ये मामला आम जनता के बीच पहुंचता है तो लोगों का प्रदर्शन या गुस्सा या विरोध चालू हो जाता है। वहीं चाहे एक्टिविस्ट हों, चाहे उसमें सबसे बड़ा नाम आता है शैला मसूद का, जो इस पूरे मामले को लीड करती हैं, बक्सवा जंगल की कटाई को रोकने के लिए लीड करती हैं। मगर होता क्या है, यहीं से ही समस्या उत्पन्न हो जाती है। कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा शैला मसूद को उनकी कार के अंदर ही गोली मार दी जाती है। उनकी उसी समय ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, जिससे मामला ज़्यादा तूल पकड़ लेता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार हो चाहे रियो टिंटो नामक कंपनी हो, दोनों ही ये कहते हैं इस मामले में हमारा बिल्कुल भी कोई दखल नहीं था, इस मौत के पीछे हम नहीं हैं। वो तो खुद एक अच्छा काम कर रही थी। इसलिए कहा जाता है कि जल्दी इतना विरोध बढ़ गया तो सीबीआई की जांच यहाँ पर करवानी पड़ गई। सीबीआई ने जो अपना निर्णय सुनाया या कहें जो मामला सामने आया, उसमें कहा ये पूरा मामला लव ट्रायंगल का था। इसमें ना तो कोई सरकार शामिल थी, ना ही कंपनी थी, मगर ज़्यादा ही जनता के बढ़ते विरोध के कारण हुआ ये कि रियो टिंटो नामक ये कंपनी 2015-16 में अपना हाथ पीछे खींच लेती है और इस प्रोजेक्ट से बाहर हो जाती है। अब ये जो पूरी कहानी थी 2019 से दोबारा स्टार्ट हो जाती है, जब मध्य प्रदेश सरकार एक टेंडर जारी करती है इस क्षेत्र की माइनिंग के लिए, जहां पर आदित्य बिरला ग्रुप की एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी यह ऑक्शन जीत जाती है, कहीं ये टेंडर प्राप्त कर लेती है, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार लगभग 62 हेक्टेयर के करीब की ज़मीन को 50 सालों के लिए इस कंपनी को सौंप देती है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो पूरा लाभ होगा इस क्षेत्र से, जो हीरे निकाले जाएंगे, उसमें से लगभग जो 42% लाभ होगा वो किसके पास जाएगा, वो मध्य प्रदेश सरकार के पास जाएगा। वहीं जो 58% यानी कि 58% जो लाभ होगा वो कंपनी अपने पास रखेगी। मगर तूल यहाँ से चालू होता है या कहीं मुद्दा यहाँ से दोबारा से विवादों में घिर जाता है, जब ये कहा जाता है
जब 62 हेक्टेयर ज़मीन इस कंपनी को सौंप दी गई है तो 381 हेक्टेयर ज़मीन कंपनी और क्यों मांग रही है? वो कंपनी इसलिए इस ज़मीन की मांग कर रही है क्योंकि जो गार्बेज निकलेगा, ये कहें मिट्टी जो खदानों से निकाली जाएगी, उसे डंप करने के लिए हमें और ज़्यादा ज़मीन की या जंगल की ज़रूरत होगी, जहाँ से पेड़ों को हमें हटाना होगा। और साथ ही साथ जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें इस ज़मीन को अपने अंडर में लेना होगा। अब विवाद यहीं से ही दोबारा चालू हो जाता है, जहां पर इस बार इस पूरे मामले को लीड आम जनता करती है। वो किसके थ्रू? सोशल मीडिया के थ्रू। पूरे सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चालू हो जाता है जिसमें सेफ बक्सवाहा या कहें इंडिया स्टैंड विद सेफ बक्सवाहा नाम के कैंपेन चालू हो जाते हैं। और इस पूरे कैंपेन के थ्रू भारत में जब ये खबर फैलती है तो एनजीटी को बीच में आना पड़ता है। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी जो स्थापना होती है वो 2010 में होती है, जिसका काम है कि देश में पर्यावरण से जुड़े जितने भी मामले होंगे वह इन मामलों को एनजीटी ही हल करेगा। और अगर कोई पक्ष इसके मामलों से नाखुश होगा, अगर वो 60 दिन के अंदर इन मामलों का निपटारा नहीं कर पाता है या निपटारे से कोई पक्ष खुश नहीं होगा, तो वह पक्ष सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और न्याय की मांग कर सकता है। एनजीटी ने हाल ही में अपना निर्णय सुनाया है और ये कहा है कि अभी हम कुछ समय के लिए इस मामले पर स्टे लगाते हैं या कहीं जंगलों की कटाई पर स्टे लगाते हैं। और सरकार से ये कहा है कि 27 अगस्त को, जो इसकी अगली सुनवाई की डेट है, 27 अगस्त को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ये आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी हमें रिपोर्ट दे, अपना जवाब दे, आखिर ये पूरा मामला क्या है, कितनी कटाई होगी, उसके बाद ही हम आगे की कार्रवाई जारी करें। अब हमने पूरी कहानी को जान लिया, मगर ये देखें कि आखिर चाहे वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, समय समय पर इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी क्यों देती आई है, या कहें वो इसे तरक्की का रास्ता क्यों मानती है। उसके कुछ कारण हम बताते हैं। सबसे पहला कारण, अगर भारत की बात करें तो भारत पूरे एशिया में नंबर 1 प्रोड्यूसर है या कहें प्रोडक्शन करता है हीरो का। भारत में खदानें पाई जाती हैं और जब वर्ल्ड में देखें तो भारत का स्थान 15वां आ जाता है। वहीं दूसरे पॉइंट की बात करें, बेशक भारत वर्ल्ड में 15वें स्थान पर आता, मगर जब टॉप एक्सपोर्टर की बात करें या कहें कि भारत से जो डायमंड पूरे वर्ल्ड में भेजा जाता है, उसमें भारत का स्थान नंबर 1 हो जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह लगभग पूरे वर्ल्ड में जो एक्सपोर्टर है उसका 20% से अधिक भारत से ही दूसरे देशों को दिया जाता है। यहाँ कहें कि एक्सपोर्ट भारत से किया जाता है। अब ये बात आई एक्सपोर्ट की, मगर हम ये देखें जब वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो एक लग्जरी आइटम है और भारत में हीरे की मांग या कहें उसकी खपत इतनी नहीं होती है, इसलिए विदेशों में ज़्यादा बिकता है। वहीं थोड़ी देर पहले हमने बताया था लगभग 6000 करोड़ का मुनाफा या लाभ इससे हमें होगा। अब जरा जब हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेंगे या बेचेंगे तो वो हम किस में करेंगे? डॉलर में करेंगे। अगर ये डॉलर में रकम आकी जाए तो बहुत, या कहें कि 6000 करोड़ के कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए मध्य प्रदेश, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, इस प्रोजेक्ट से पीछे हटना नहीं चाहती है। वहीं बात करें कि भारत में हीरा आखिर किन राज्यों से मिलता है, तो हम बात करते हैं 4 राज्यों की। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कुछ नाम मात्र में हमें उड़ीसा से भी हीरा मिलता है। मगर भारत में जो 90% से अधिक हीरा है वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है मध्य प्रदेश के ही जंगलों से। अब इसलिए एशिया और भारत की सबसे बड़ी खान इस बक्सवा जंगलों में ही मिली है। अगर ये खान से हम हीरा निकालेंगे तो हमें कितना लाभ हो सकता है। अब हम कहें मध्य प्रदेश सरकार को इससे फ़ायदा क्या होगा, तो मध्य प्रदेश सरकार को सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है, जब पूरे देश में 90% से अधिक हीरा मध्य प्रदेश से ही निकाला जा रहा है, तो ये जान करके चले मध्य प्रदेश के खजाने का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रकम इन हीरो की माइनिंग से ही होती है। और इस हीरे की माइनिंग से मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर सकती है। जैसे हम उसमें कह सकते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य या कहीं अन्य रोजगार को अपलिफ्ट कर सकती है, बढ़ावा दे सकती है। तो इतने सारे फायदे हम देखते हैं इस राज्य की दृष्टि से। क्यों राज्य सरकार, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस आती हो, हर बार इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी देती हुई दिखती है।
अब सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो केवल जंगलों की कटाई में ही लगी हुई है? ऐसा नहीं है। जब से पेरिस सम्मेलन हुआ है तब से ही हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक्टिव मोड में है, और पेरिस सम्मेलन के बाद हमने ये टारगेट रखा है कि 2030 तक देश के अंदर 1000 करोड़ से भी ज़्यादा हमें पेड़ पौधे देश के अंदर लगाने हैं। वहीं हम ग्रीन इंडिया मिशन की बात करें तो यह टारगेट रखा गया है कि देश के अंदर चाहे वो फॉरेस्ट कवर वाला एरिया हो या अन्य ट्री कवर वाला एरिया हो, उसकी संख्या को 5 से 6 मिलियन हेक्टेयर हमें बढ़ा। अब बात आती है, जब सरकार इतने प्रयास भी कर रही है देश में ग्रीनेस्ट क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, मगर हम देश के अंदर देखें जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हो या कहें टिहरी बांध परियोजना हो, और साथ ही साथ आए दिन बनने वाले हाईवे हो उसके लिए पेड़ काटे जाने हो या पूरे इन्वायरमेंट या प्रकृति को नुकसान पहुंचाना हो, तो समय समय पर लोगों का विरोध हमें सामने देखने के लिए मिलता है, और सरकार फिर कहीं ना कहीं बैलेंस का रास्ता अपनाती है, बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। उस बैलेंस में हम देखते हैं कि क्या प्रकृति जितना हमें देती है उतना ही हम प्रकृति को लौटा पाते हैं? नहीं। चाहे हो नर्मदा बचाओ आंदोलन देखें, जो टारगेट रखा गया था उस क्षेत्र के अंदर हमें इतने पेड़ पौधे लगाने हैं, वो टारगेट भी आज तक हम अचीव नहीं कर पाए हैं। तो वही बात आती है, क्या बक्सवा के जंगल को लेकर के वो टारगेट हम अचीव कर पाएंगे? वो तो बहुत दूर की बात लगती है। अभी भी भारत अपने टारगेट जो 33% लैंड को हमें कवर करना है उसे पूरी तरीके से हम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। अब देखते हैं क्या ये जो जिन है, जो इस जंगल की कटाई का पूरा जिन है, ये दोबारा सामने आता है, और ये दोबारा सामने भी आएगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के कहीं ना कहीं विकास से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके लिए हमें कहीं ना कहीं अपने पेड़ों की आहुति भी देनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो हमारे सामने मुद्दा यही निकल करके आता है कि आज नहीं तो कल इन बक्सवा के जंगलों की कटाई होगी और वहाँ से हम हीरे जरूर निकालेंगे। मगर जब हम मानव और प्रकृति के बीच के संबंध को देखें तो वो एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं, जिसको हम बताने की कोशिश करेंगे ग्रिफिथ टेलर के कॉन्सेप्ट से। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट या थ्योरी दी जिसे हम न्यू डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं या नव नियतिवाद भी कहते हैं या उसे नव निश्चयवाद भी कहा जाता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में उन्होंने बताया है कि जो मानव होता है और प्रकृति के बीच संबंध कैसे होते हैं। देखो, ये कहा जाता है मानव जो है प्रकृति के ऊपर डिपेंड है, और साथ ही साथ जो प्रकृति है वो किसके ऊपर डिपेंड है, निर्भर है, वो है मानव के ऊपर। दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध है। मगर यहाँ जो ग्रिफिथ टेलर है वो यही कहते हैं, स्टॉप एंड गो, देखो, संभलो और आगे बढ़ो। इसका मतलब ये हुआ जितना प्रकृति हमें देती है उतना ही हम प्रकृति को आगे लौटाएं, नहीं तो हमें समय के अनुसार क्या देखने के लिए मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाढ़, ज़्यादा से ज़्यादा भूकंप, ज़्यादा से ज़्यादा प्रलय, और पूरी पृथ्वी को विनाश की ओर बढ़ना पड़ेगा। इसलिए इस प्रोजेक्ट को बेशक ही किया जाए, मगर साथ ही साथ हमें स्टॉप एंड गो की नीति को भी यहाँ पर लागू करना होगा। उस क्षेत्र को दोबारा से हरा भरा करना होगा, हालांकि उसमें समय लगेगा, मगर तब तक के लिए आप इस पूरी वीडियो को देखें, समझें। अगर आपकी कुछ सजेशन हो या आपके कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें सुझाव या सवाल जरूर पूछें। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय